हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप बहुत अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। अगर हमको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझना है, मतलब एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम लोग पहले समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए हमारे पास जैसे एक सिंबल है, ये हमारे पास जैसे ये हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हम लोग स्कूल गए और यहाँ पे मैम हमको ये बना के देती हैं। ये एक तरीके का सिंबल है कि नहीं? ये एक तरीके का सिंबल है और मैम ने बोला हमसे कि आज से बेटा हम लोग इसको ए बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग आज तक क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। वहीं इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। ये मैम ने ये बना दिया, मैम ने ये बनाया और बोला बेटा आज से हम लोग इसको 1 बोलेंगे। तो ये सब जो लिखे हुए हैं ये क्या है? एक सिंबल है और इसका एक स्पेसिफिक नेम है कि नहीं? इसका एक स्पेसिफिक नेम है। वैसे हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं, हमारे पास बहुत सारे सिंबल है कि नहीं? तो कुछ ऐसे सिंबल मैथमेटिक्स में, कुछ ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? क्या बता सकते हैं कांस्टेंट? द सिंबल whose values remain fixed. The symbol whose value remain fixed. एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा क्या है? फिक्स्ड है। या फिर एक उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कांस्टेंट है। मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है और डज नॉट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होता उसका वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में आपको कि कांस्टेंट क्या होता है? द सिंबल हुज वैल्यूज रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट और डज नॉट चेंज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एग्जांपल आता है। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जांपल में पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हम लोग क्लास 9th में तो पढ़े होंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। 2, क्या 2 की वैल्यू कभी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। ठीक है। 7 क्या कभी चेंज होगा? इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। 5 कभी चेंज होगा? इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। 1 क्या इसका वैल्यू कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू क्या है? हमेशा फिक्स है। हमेशा क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, या फिर उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी नंबर वाले सिंबल हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके जहाँ तक भी हम लोग इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, सारे के सारे वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। वही एक सिमिलर टर्म आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास और भी तरीके के सिंबल होते हैं। जैसे कांस्टेंट एक सिंबल था, उसकी वैल्यू फिक्स थी। अब यहाँ पर ऐसे सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। बात क्लियर हो गया? क्या आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? हाँ, आप लिख सकते हैं। द सिंबल whose value changes, the symbol whose value changes और वेरी, वो क्या कर रही है? वेरी कर रहा है, मतलब बार बार बदल रहा है। वेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर, इसको ऐसा रहने देते हैं, इतने पे रहने देते हैं ना। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। बात क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में
x का वैल्यू है 5, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वहां पर x का वैल्यू 5 आया, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है वो मान लीजिए 3 आ रहा है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो किसी और क्वेश्चन में यही x का वैल्यू कितना आ रहा है, किसी और क्वेश्चन में यही x का वैल्यू मान लीजिए 5 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, सॉरी 7 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो x है ये भी एक तरीके का सिंबल है, लेकिन इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा वेरी करता रहेगा, कभी फिक्स नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। अब हमारे पास जैसे k हो गया, x हो गया, a हो गया, p हो गया, q हो गया, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट वाले या फिर जितने भी अदर सिंबल, जैसे थीटा हो गया, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं इसको। अल्फ़ा हो गया, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। मतलब ऐसा वैल्यू जो हमेशा वेरी कर रहा है, जिसका जो वैल्यू है वो कभी फिक्स नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। बात क्लियर हो गया? हम लोग अब क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट पढ़े हैं, और हमने पढ़ा वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स है उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा वेरी कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुआ। अब लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है वैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का वर्ड आया है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन? द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब हमारे पास प्लस माइनस जहाँ पर भी दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और हम लोग कवर कर चुके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। मतलब जब भी हम लोग को ये सिंबल देखेंगे, ये प्लस माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, तो हम लोग इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम है। इतना बात क्लियर हो गया? अब हमारा अगला हेडिंग आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखिए, जो हम लोग पढ़ कर आए हैं उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसका लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन में ये हम लोग लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable, the combination of constant and variable, the combination of constant and variable with the help of mathematical operation, with the help of mathematical operation form an algebraic expression. Form an algebraic expression. बात क्लियर हो गया कि नहीं? अभी तो क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको ये समझाना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो x है, x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है। x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है। फिर यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास 5 है, 5 एक सिंबल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। फिर यहाँ पर x है। अब यहाँ 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। और फिर यहाँ फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पर प्लस है, और फिर से यहाँ पर 6 है। अब ये इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
यहाँ पर वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी हमको कोई ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, और यहाँ पर फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये क्या बना रहा है, ये हमारा एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आया कि नहीं? मतलब जब भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सअप होगा और वो किससे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ आपको? अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्वेशन। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये इक्वेशन है, लेकिन हमको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, इक्वेशन क्या होता है। आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको इसको समझाता हूँ कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स पे नहीं आए हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल समझने से पहले हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आएंगी तभी आप पॉलिनोमियल्स को एकदम बेसिक से समझ पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप अपने मन से डेफिनेशन बना सकते हैं, और वैसे डेफिनेशन कभी आता नहीं तो, लेकिन इन केस अगर कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज इक्वेशन तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ये है व्हाट इज इक्वेशन, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन एंड algebraic when an algebraic expression is equal to another algebraic expression, another algebraic expression, देन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये चीज़, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे बीच में क्या लगा है, बीच में इक्वल लगा हुआ है। जब भी बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा, जहाँ पर भी इक्वल का साइन लग जाएगा वो चीज़ इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हमने क्या किया, हमने 2x को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर -4 पहले से था और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा हमारा -6। और यहाँ पर 6 माइनस 5 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल लगा हुआ है। सिंपल सी बात, इक्वेशन कैसे बोलेंगे, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग इक्वेशन बोल देंगे। मतलब अगर बीच में इक्वल का साइन आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग इक्वेशन बोल देंगे। ये हमारे 10th लेवल के लिए इतना डेफिनेशन सफिशिएंट है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। जब भी इक्वल का साइन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, और अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। अब चैप्टर का स्टार्टिंग यहाँ से होता है। हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे, जो हमने पीछे लास्ट में पढ़ा कि कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत टाइप के डेफिनेशन होते हैं, लेकिन जो सिंपल सा डेफिनेशन है मैं उसको लिखवाने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। तो हमारा डेफिनेशन बोलता है
एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression in which the power of the variable in which the power of the variable is positive integers, positive is positive integers। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, पॉजिटिव इंटीजर, INTEGRES, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा क्या रहेगा? वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इंटीजर्स में रहेगा। मतलब वहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, मतलब जैसे 1/2, -3/2, -5/2, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख रहे हैं x² - 4x + 3, तो ये एक तरीके का पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है, पावर हमारा पॉजिटिव है, पावर हमारा क्या है? पावर हमारा पॉजिटिव है और ये एक इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, किसमें है? ये इंटीजर्स में। यहाँ पर भी पावर 1 है और ये क्या है? ये हमारा पॉजिटिव और ये क्या है? इंटीजर्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, वहीं अगर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं x² - x की पावर -1/2 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, यहाँ पर पावर जो है वो 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर पावर निगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है। तो हमको निगेटिव से भी हमको दिक्कत होगी और फ्रैक्शन में भी पावर, जो पावर है, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गया? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा डेफिनेशन था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब हमारा बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड पावर। डिग्री और पावर में क्या अंतर होता है? ठीक है, पहले समझते हैं पावर क्या होता है। पावर इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, पावर को हम लोग रेडिकल्स भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है x² - 2x + 3 + 3x³ + 4x8। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? 8 है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पावर बोलेंगे। यहाँ पर भी वेरिएबल है, इसका जो एक्सपोनेंट कितना है? वो 3 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पावर बोलेंगे। यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट कितना है? सॉरी, ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट कितना है? 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पावर बोलेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है हमारा? 1 है इस वेरिएबल का। तो ये सारे हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे क्या है? पावर है। क्या है हमारे पास? पावर है। लेकिन तो पावर देखिए, यहाँ पावर क्लियर हो गया कि नहीं? पावर क्या होता है? पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है, जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसके एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी के एक्सपोनेंट को हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x है, इसका एक्सपोनेंट कितना है? 8 है, इसका पावर, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पावर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसका पावर है, इस वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट कितना है? 2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और वहीं डिग्री इसके थोड़ा सा, मतलब डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। डिग्री, पहले मैं इसका लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। इट इज द हाइएस्ट, इट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
बात समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर ना डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर होता है। मतलब यहाँ पर बहुत, देखिए यहाँ पर भी एक्सपोनेंट सॉरी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ इसको भी हम लोग पावर बोलेंगे, इसको भी पावर बोलेंगे, इसको भी पावर बोलेंगे, इसको भी पावर बोलेंगे। लेकिन पावर में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 8 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 8 है। तो इस पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, मतलब इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री हमारा 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको कुछ इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ठीक है। हम इसको लिख देते हैं दोबारा से, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल को क्या बोलेंगे, हम लोग पावर बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बेसिक सा डिफरेंस था पावर और डिग्री में। डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, आपको इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो पॉलिनॉमियल है, हम लोग पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल को बांट सकते हैं। दो तरीके से पॉलिनॉमियल को बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल को हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल को बांट रहे हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, पावर के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स को बांट रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे, तो टर्म के बेसिस पर हम लोग पॉलिनॉमियल्स को तीन तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला हमारा आता है मोनोमियल, दूसरा हमारा आता है बाइनॉमियल, और तीसरा हमारा आता है ट्राइनॉमियल। और वहीं पावर के बेसिस पर हमारे पास चार टाइप के पॉलिनॉमियल देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। पहला मिलेगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या मिलेगा, पहला मिलेगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा मिलेगा हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और तीसरा मिलेगा हमको क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। एक और आता है जो कि चौथा वाला होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉलिनॉमियल्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर हमारे पास पॉलिनॉमियल है मोनोमियल, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल। फिर दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला हमारा आता है लीनियर, दूसरा हमारा आता है क्वाड्रेटिक, तीसरा हमारा आता है क्यूबिक, और चौथा हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब हम लोग इन सारे जो पार्ट हैं इनको हम लोग समझने वाले हैं। पहले हम समझेंगे मोनोमियल क्या होता है, बाइनॉमियल क्या होता है, ट्राइनॉमियल क्या होता है, फिर लोग समझेंगे लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, और फिर बाद में समझेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं, पॉलिनॉमियल्स कंटेन ओनली वन टर्म, ठीक है। ऐसा पॉलिनॉमियल which contain only one term, जो कितने होते हैं, इसमें एक टर्म होते हैं, ओके, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमारा आता है बाइनॉमियल, क्या आता है बाइनॉमियल, ये भी एकदम सिमिलर है। यहाँ पे एक टर्म में तो यहाँ पे कितने टर्म हो जाएंगे, यहाँ पे दो टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, दो टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल which contain only two term, जिसमें कितने टर्म होंगे, ओनली टू टर्म, सिर्फ दो टर्म होंगे, ओके। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x
ये हो गया, ठीक है। 7y 4p, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोनोमियल। अब यहाँ पर दूसरी ओर जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल के लिए 2x प्लस 5, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है, तो ये हो जाएंगे हमारे बायनॉमियल। क्या हो जाएंगे? बायनॉमियल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, हमारे पास दो टर्म है, फिर से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बायनॉमियल बोलेंगे। बात क्लियर हो गया कि नहीं? हमारे पास आता है अगला हमारा ट्राइनॉमियल्स। ट्राइनॉमियल्स किसे बोलते हैं, इसको समझते हैं। व्हाट इज ट्राइनॉमियल्स? ट्राइनॉमियल क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल विच कंटेन अ पॉलिनॉमियल विच कंटेन 3 टर्म्स। पॉलिनॉमियल विच कंटेन विच कंटेन 3 टर्म, जिसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ट्राइनॉमियल बोलते हैं। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ऑन द बेसिक ऑफ टर्म मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल हमारे पास इस टाइप के पॉलिनॉमियल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं हम। इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं पीछे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 6, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनॉमियल्स बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिनॉमियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला हमारा आता है लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा पॉलिनॉमियल इन विच द वेरिएबल ऑफ द पावर इज 1। पॉलिनॉमियल इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। पॉलिनॉमियल इन विच द पावर और डिग्री, सॉरी डिग्री बोल देते हैं ना, डिग्री का वर्ड, डिग्री जो वर्ड है वो सही रहेगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल इन विच द, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 1, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल हमारा है, पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 1, ठीक है। पॉलिनॉमियल whose degree is 1, डिग्री इज 1, मतलब उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री 1 है। जैसे हमारे पास है 2x, यहाँ पर पावर कितना? 1 है, प्लस 3। ओके, आगे और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास 5x प्लस 3, यहाँ पर भी कितनी डिग्री है? यहाँ पर भी, सॉरी हाँ, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है? यहाँ पर भी डिग्री कितनी है? 1 है। वही दूसरी ओर पॉलिनॉमियल्स हुज डिग्री इज 2, पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 2, ठीक है। मतलब एक मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री 2 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है? यहाँ पर वेरिएबल का पावर हमारे पास 2 है, इसीलिए हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, अब हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या आता है हमारा? हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल किसे बोलते हैं? इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री 3 है, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। पॉलिनॉमियल, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल
हुज डिग्री इज 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉलिनोमियल आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी एकदम सिमिलर टर्म है। यहाँ पर हमने देखा कि लीनियर है, लीनियर में जो हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री है पॉलिनोमियल की कितनी है, 1 है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। क्यूबिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, और वहीं बाई क्वाड्रेटिक में आप 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, 4 है। बात क्लियर हो गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत समझने में आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, एग्जांपल के लिए 4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको इरेज करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल ठीक नहीं लग रहा मुझको। फॉर एग्जांपल 8x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट पावर कितना है वो 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना बात क्लियर हो गया? आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसका एक लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि किताबी डेफिनेशन है। मैं इसको आपको अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, हमारे पास एक f(x) एक पॉलिनोमियल है और अल्फा हमारे पास एक रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग x बाई अल्फा इन f(x) इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या लिखा था, कुछ क्लियर नहीं हुआ, हम लोग इसको समझते हैं अभी। ये जो लिखा हुआ है आपको पूरा हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x). f(x) इज इक्वल टू हमको दिया गया है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इफ f(x) is a polynomial and alpha is any real number, then the real number obtained by replacing x by alpha in f(x) is called value of the polynomial। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्या है हमारा f(x), क्या है हमारा f(x) इज इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया गया है वेरिएबल की जगह पर। मतलब यहाँ पर हमको ये करना क्या है, हमको बस सिंपल सा फंडा ये है, जब भी आपको ये दिया जाएगा मतलब x इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है
एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब हमको इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालना है जब हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन पॉलिनॉमियल। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं। अब यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 1 रख दिए और 2, फिर यहाँ पर x है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। तो 1 और इसका होल स्क्वायर पहले से यहाँ लगा था तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस यहाँ पहले से लगा था, फिर 3 है, फिर यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 1 है, फिर यहाँ -2 है। अब इसको हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, फर्दर इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1 -2, तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 और यहाँ -2। अब यहाँ पर ये +2 है और -2 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो f(1) का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब यही -3 क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है एट x इज इक्वल टू 1 पर। अगर हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको पॉलिनॉमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। अगर यही सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ पर इसी पॉलिनॉमियल में, सेम पॉलिनॉमियल में अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो देखते कितना आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, देखते कितना आता है। मल्टीप्लाई बाई 2 -2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 3 इंटू 2 -2, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 -2। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 8 -6 -2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, ये हमारा 0 हो गया। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू दिया गया है उसको आप x की जगह पर यहाँ पर रखिए और फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। यहाँ पर x की वैल्यू 2 दिया गया था, हमने x की जगह पर क्या रख दिया, हमने x को 2 से रिप्लेस कर दिया और फिर सॉल्व किया तो हमारे पास फिर से एक वैल्यू मिल गया और ये भी हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है एट x इज इक्वल टू 2। ये भी हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो बात क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल था f(x) इज अ पॉलिनॉमियल, कोई एक पॉलिनॉमियल f(x) था एंड अल्फा, मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1, ठीक है, तो 1 जैसे यहाँ दिया गया वैसे वहाँ पर क्या दिया गया, अल्फा दिया गया है। तो अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, इज एनी रियल नंबर, देन रियल नंबर, हमको जो भी रियल नंबर ऑब्टेन होगा, मतलब हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको ये नंबर मिला है, ये नंबर, ये भी एक रियल नंबर है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं। जब हमने इस x को इस रियल नंबर से रिप्लेस करके जो हमने सॉल्व किया और जो वैल्यू आया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमारा सिंपल सा टॉपिक था वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखते हैं ना, वही वाला क्वेश्चन है। स्पेस मैंने छोड़ा था ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन इतने में ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इफ एंड ओनली इफ, सॉरी और उसको फिर से पढ़ते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल f(x) इफ एंड ओनली इफ अल्फा 0 इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर इसको सिंपल से भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल, सेम टू सेम वही चीज़ है। मतलब जो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल आपने समझा, बिल्कुल वही चीज़ है। बस यहाँ पर फ़र्क इतना आ रहा है कि जो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल है वो क्या बन जा रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। मतलब हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, रुकिए। यहाँ पर हमको दिया गया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जगह छोड़ा था। तो यहाँ पर हम, मतलब यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमको दिया गया है 5x + 2,
अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 रखिए और इसके वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो गया वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो गया? वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। हम यहाँ बोल रहे हैं x की वैल्यू 2 रखिए। क्या रखिए? x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 कितना आ गया? 12 आ गया। ये भी हमारे एक तरीके का वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं x इज इक्वल टू -2/5 रखिए और वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग ये वैल्यू रख रहे हैं, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई -2/5 प्लस 2। अब यहाँ पर 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -2 और +2 क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल वो कितना आ रहा है? वो 0 आ रहा है। अब एक ऐसा वैल्यू, मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम लोग पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो उसी x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस। मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग पुट करेंगे पॉलिनोमियल में और वो पॉलिनोमियल को जीरोस बना दे, मतलब 0 बना दे, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। बात समझ आ गया? देखिए, जैसा नाम वैसा काम। एक ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे रहा है उसी को क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। एक ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, सॉरी, एक ऐसा वैल्यू एक्स का जिसको हम लोग पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में और वो क्या कर रहा है, वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है? 0 बना दे रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? बताइए। ठीक है, क्या आपको इतना बात क्लियर हो गया कि जीरोस किसे बोलते हैं? एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या कर देगा? वो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, 2x प्लस 7। हमारे पास एक एग्जांपल ये है। अब अगर हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब ये हमारा जीरोस नहीं कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 2 4 और 4 और 7 11। तो ये भी हमारा वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन जो x है इसको हम लोग जीरोस नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने x की जगह पे 2 रखा और इसने पूरे पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाया, इसने 11 दे दिया। तो ये हमारा जो अल्फा है, ठीक है, ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू -7/2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? -7/2। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई -7/2 प्लस 7। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 और +7 कैंसिल हो गया। अब ये 0 बन रहा है। तो मतलब जब हम लोग x की वैल्यू -7/2 रखा, हमने जैसे ही x की वैल्यू -7/2 रखा तो ये क्या बना दिया? इसने हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया? 0 बना दिया। मतलब हमारे पास ये -7/2 क्या है? -7/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। बात क्लियर हो गया? अगर आपको यह चीज़ नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को पूरा रिवाइंड करके, मतलब जहाँ से जीरोस वाला पॉलिनोमियल का पोर्शन स्टार्ट होता है, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना मैंने सफिशिएंटली बता दिया है कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तब कुछ गोलमाल है, ठीक है, सॉरी, लेकिन आपको ये ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्राफ। ठीक है, अब देखिए, हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिक ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिक ऑफ टर्म और पावर के बेसिक पर हमने क्लासीफाई किया पॉलिनोमियल्स को। अब यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये पावर के बेसिक पर क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब अच्छा, आपको क्या याद है? अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3, ये भी एक टाइप का हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 7। ये भी हमारा क्या, ये भी हमारे एक तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल 2 है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं, भले उसमें एक वेरिएबल हो, भले उसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 है, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बात याद रखिएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अगर कहीं स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कहीं स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो ये, अगर कहीं स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा? ग्राफ होगा। बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा जो उसका ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, वहाँ हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, और यहाँ पर हमेशा पैराबोला कुछ यू शेप का बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। जैसे यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, मतलब जहाँ पर भी यू शेप का ग्राफ दिख गया तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है? ग्राफ है। ठीक है। अब इसमें भी बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं क्वाड्रेटिक वाले में, जो कि आपको एकदम डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 5 या 6 में पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में, इसके ग्राफ के ऊपर, इसके फॉर्मूला, इसके जीरोस के ऊपर आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अभी मैंने जो जस्ट बताया ना कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, लगभग 6 टाइप के ग्राफ होते हैं, जो मैं आपको जो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। पहला हमारा ऐसा होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ये कुछ इस शेप का, ये हो गया। दूसरा हमारा इस टाइप का ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तीसरा हमारा कुछ ऐसा आएगा। बात क्लियर हो गया? चौथा हमारा आएगा, हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। पांचवा, मतलब कुल 6 टाइप के ग्राफ होते हैं। पांचवा हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, मतलब हल्का सा खाली टच करते हुए जाएगा। और छठा हमारे पास 6 वाला हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, मतलब हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये इनको कट करते हुए जाएगा 2 पोजीशन पर। यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर टच नहीं किया है, यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर उल्टा हो गया ग्राफ, और यहाँ पर टच नहीं किया है, यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर कट किया है। मतलब कुल 6 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला ग्राफ हमारा किस तरीके का दिया गया है? पहला ग्राफ हमको दिया गया है कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा ऐसे दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको कुछ ऐसे दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्यों क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर से हम लोग इक्वल टू 0 को हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ बनने के इसके। तो हम लोग पहला पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, ये ग्राफ कब बनेगा? ये इस टाइप का, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? जो हमारा ए है, ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है।
अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट डी, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो डी है ये अगर ग्रेटर देन अगर जो ये डी है ये अगर डी लेस देन जीरो है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ना तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ना ही टच करेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है इसलिए हमेशा क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। पहला केस ये हो गया हमारा। बात करें दूसरे केस की, फिर से हमारा ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर ये ग्राफ हमारा हल्का सा टच कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर हल्का सा टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। अच्छा, ये हमारा ऊपर की ओर खुला है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ए है, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पर ये टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या है, वो हमारा जीरो है। इतना बात समझे, इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइप के ग्राफ होते हैं। यहाँ पर हम अभी सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं, जब ये अपवर्ड है और टच नहीं किया है ना ही कट किया है, तो हमारे पास कंडीशन होती है कि ये तभी होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा और जो डी रहेगा डी लेस देन जीरो रहेगा। अब ये टच किया है लेकिन अपवर्ड है, अब अपवर्ड है फिर से, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ पर डी क्या रहेगा, डी हमारा जीरो के इक्वल रहेगा। यहाँ पर कम था, यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए, इसी पेज पे मैं इसी स्लाइड पर आगे का समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा केस नंबर 3। अच्छा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो कैसा दिखता था, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब हमारा ग्राफ आता है तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कैसा दिखता है, तीसरा ग्राफ दिखता है हमारा कुछ इस प्रकार से। पिछले वाले ग्राफ में अगर आप रिवाइंड करेंगे तो पिछले वाले ग्राफ में हम लोग ने बनाया था कि वहाँ पर ग्राफ ना तो टच किया है ना ही कट किया है, वो क्या है, ऊपर है। दूसरे ग्राफ में हमने बनाया था कि वो क्या कर रहा है, वो खाली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब तीसरे ग्राफ में हम लोग बनाने वाले हैं, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे एक जगह यहाँ कट किया, एक जगह यहाँ कट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए फिर से ये अपवर्ड खुला हुआ है, ये अपवर्ड खुला हुआ है, इसलिए क्या, ये ए इज ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ पर जो डी है, डी हमारा डी भी ऑल्सो ग्रेटर देन क्या है, डी भी ऑल्सो हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। ये हमारा तीसरे नंबर का ग्राफ है। अगर बात करें अपने चौथे नंबर ग्राफ की, तो यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये उल्टा पलट गया, ठीक है। अब जब भी ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा, मतलब उसका मुंह जो है वो नीचे की ओर है, मतलब वो डाउनवर्ड खुलेगा, तो यहाँ पर जो ए है, ए की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो रहेगी, मतलब जो ए है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो ए है, ए की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी। इसको आप लोग डिटेल में आप लोग क्लास 10th में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। ए लेस देन जीरो है और यहाँ पर जो डी है, डी भी क्या है, डी भी लेस देन जीरो है, तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा। बात करें अगर ग्राफ नंबर 5 की, तो ग्राफ नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार है, बस यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ये उल्टा बना हुआ, लेकिन ये टच कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये उल्टा बना हुआ, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ए है, ए फिर से क्या हो गया, ए हमारा फिर से क्या है, लेस देन जीरो है। अब यहाँ पर लेकिन जो डी है, डी इज इक्वल टू, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट अगर टच कर रहा है तो यहाँ पर जीरो रहेगा, ठीक है। ए लेस देन जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो। अगर बात करें छठवें नंबर ग्राफ की, तो वो कैसे बनता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है।
आई थिंक दिखेगा नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा ऐसे कट करके जाएगा, ऐसे कट करेगा। और यहाँ पर अब ये फिर से उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर 2 जगह कट किया है, ये फिर से उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा ग्रेटर देन लेस देन 0 है और डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, बात क्लियर हो गया। कुछ 6 प्रकार के ग्राफ हमको देखने को मिलते हैं और इसका जो नीचे वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, हम लोग पढ़े हैं ना क्लास 9th में एक्सिस एंड ऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है इसका ये होता है -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है, ये हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, लेकिन अभी तक हमने आपको बता दिया कि ग्राफ किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ, लीनियर के ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास एक आएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास 10th का। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मान लेते हैं, जो जनरल टर्म होता है उसी को लिख लेते हैं। क्या है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब हमको इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमारे पास सिंपल सा ये है। अच्छा सुनिए, हम लोग जानते हैं ना कि जीरोस क्या होता है। जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग पुट करेंगे तो पॉलिनॉमियल हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा आपको, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे की स्लाइड में लेकर चलता हूँ। अभी यहाँ पर फिर से लौट कर आएंगे। हाँ, यहाँ पर आते हैं। देखिए, मैंने आपको ग्राफ का पोर्शन इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक बार कट किया, तो उस ग्राफ के सिर्फ एक जीरोस रहेंगे। मतलब कोई भी ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, उस ग्राफ के उतने जीरोस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, वो कुछ ऐसे कट कर रहा है। इसके कितने जीरोस रहेंगे, 2 जीरोस रहेंगे। ठीक है, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि पॉलिनॉमियल्स में जितना उसका पावर रहता है, पॉलिनॉमियल में जितना उसका पावर रहता है उतने उसके पास जीरोस रहते हैं। मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल का पावर कितना होता है, वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1 होता है। तो उसके पास कुल कितने जीरोस रहेंगे, उसके पास कुल 1 जीरोस रहेंगे। ठीक है, मतलब लीनियर के पास सिर्फ एक ही जीरोस रहेगा। एक एक्स का ऐसा वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगा जो उसको सिर्फ जीरो बनाने में काम देता है, जीरोस। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल के पास सिर्फ एक ही जीरोस रहेगा। वही बात करें अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की, किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेट्रिक की, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में पावर कितना है, एक्स का पावर 2 है, मतलब वेरिएबल का पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 जीरोस रहेंगे। एक हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक हम लोग बीटा बोलते हैं। मतलब इसके पास एक्स की ऐसी 2 वैल्यू मिलेगी जिसको लोग पुट करेंगे तो वो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। सेम टू सेम हमारे पास आता है क्यूबिक का। क्या आता है, क्यूबिक का। अब क्यूबिक का पावर कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम इसके पास पावर 3 है, तो इसके पास कितने जीरोस रहेंगे, इसके पास टोटल 3 जीरोस रहेंगे जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देंगे। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो हम हमारा फोकस अभी किस पे है, क्वाड्रेटिक वाले पे है। क्वाड्रेटिक के पास जो पावर है वो कितना है, 2 है, और इसके मैक्सिमम कितने जीरोस रहेंगे, इसके मैक्सिमम 2 जीरोस रहेंगे। बस ये बताना था। और यहाँ पर ये वाला कि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने इसके पास जीरोस रहेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 1 2, देखिए 1 2 3, इसके कितने जीरोस रहेंगे, इसके पास इसके 3 जीरोस हमको देखने को मिलेंगे, 1 2 3। ठीक है, इसके कितने जीरोस रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ दिया गया है और वहाँ पे दिखा दिया कि हाँ यहाँ पर
3 बार कट किया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी जीरोस डज दिस ग्राफ हैव। तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसने 3 बार कट किया तो इसके पास कितने जीरोस रहेंगे, इसके पास 3 जीरोस रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास हमको रिलेशन पढ़ना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिखता है, वो दिखता है कुछ इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस प्रकार से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता है। अब इसके हमने देखा इसके पास पावर 2 है, तो इसके मतलब कितने जीरोज हैं, इसके पास 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। बात क्लियर हो गया, इसके पास कितने जीरो हैं, इसके पास 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। हमको निकालना है, हमको पढ़ना है सम ऑफ जीरोस। क्या पढ़ना है, सम ऑफ जीरोस। मतलब अगर दोनों जीरोस को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये क्लास 10 का है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो जीरोस हैं अगर हम लोग उसको जोड़ते हैं तो हमको, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को हमने जोड़ा तो ये आता है माइनस बी अपान ए आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सेम टू सेम हमारे पास एक सिमिलर टर्म आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पर कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, तो हमारे पास हमको मिलेगा इसका रिलेशन सी बाई ए। क्या मिलेगा, सी बाई ए। बात क्लियर हो गया, मतलब सम ऑफ द जीरोस कितना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। और ये स्लाइड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहाँ से क्लास 10 का पोर्शन स्टार्ट है और यहाँ पे क्लास 10 का जो मेन कंटेंट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर पावर 2 है, जितने उसके पावर रहते हैं उतना उसके पास जीरोज रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कितने जीरोज थे, इसके पास 2 जीरोज थे। मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है। अल्फा बीटा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि एक अल्फा है दूसरा क्या है, बीटा है। अगर हम लोग इन दोनों जीरोज को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट का कुछ रिलेशन ये आ रहा है माइनस बी बाई ए, और अगर दोनों जीरोस के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिलता है सी बाई ए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एक तरीके से सब्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन डिवीजन वाला कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको खाली सम और प्रोडक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सम एंड प्रोडक्ट पढ़ना है। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोस भी होता है कि नहीं, वो होता है लेकिन अभी उतना हमको मतलब उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। और हमारा होता है क्या डिवीजन ऑफ द जीरोस भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कंटेंट है ही नहीं। हमको पढ़ना है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमको दिया गया है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। वो क्या करना है, हमको जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है इनका रिलेशन किसके किसके बीच का, जीरोस का और कोफिशिएंट का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सोल्यूशन ठीक है, यहाँ पर हमको दिया गया है पॉलिनोमियल कितना, हमारा पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस हमको 12 दिया गया है। इसका पहले जीरोज निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए जो 12 है 12 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप 7x को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर हमको 12x स्क्वायर मिले और जोड़ने पर हमको दोबारा से 7x मिले। मतलब आप 7x को ऐसे तोड़ कर लिखिए कि मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 7x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ कर लिखिए कि मल्टीप्लाई करने पर हमको ये चीज़ मिले और ऐड करने पर हमको ये 7x मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x क्या है, कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं और यहाँ पर x को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 बचेगा। अगर हम लोग अच्छे से ये चीज़ किए हैं तो अगले वाले ब्रैकेट में भी यही चीज़ बचना चाहिए, यही चीज़ बनना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 4 12, मतलब यहाँ पर भी 12 में भी क्या है, 12 में भी 4 मिल जाएगा हमको। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो प्लस 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर बच गया। अब ये हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम मिल गया हमको। अब यहाँ से हम लोग फिर से x प्लस 3 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4। अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो हमको हमारे पास वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4, ये क्या है, ये जीरोज है। किसके, ये जीरोज है हमारे इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के जीरोज हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में -3 और -4 रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पॉलिनॉमियल को जीरो बना देगा। अब यहाँ पर हमारा जो, इसको वेरीफाई करते हैं, अपने उस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर कितना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस, हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास 12 है, b की वैल्यू हमारे पास कितना है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, और a की वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 7 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा को अगर जोड़ेंगे, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सॉरी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस देखते हैं कितना आता है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना है, -3 है, -4 कितना आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है सॉरी यहाँ पर ये माइनस रहेगा, माइनस आना चाहिए, ठीक है। कितना आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर -b/a, मतलब 7/1, जो कि कितना बन गया हमारा, -7 बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 आ रहा है, और यहाँ पर b/a भी कितना आ रहा है हमारा, -7 आ रहा है, ठीक है।
इसको मैं एक बार जो ये, अच्छा आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इसी पेज पर इसमें से चीज़ों को इरेज करके मैं इस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप नोट कीजिए पहले। आई होप आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, वो आता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है और सी की वैल्यू हमारे पास कितना है 12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जीरोस कितना आया था, हमारा जीरोस आया था -3 आया था प्लस -4 आया था। अब इसको जोड़ रहे हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -7 आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा बीटा को जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या ये माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है, मतलब माइनस बी कितना हमारा 7 और ए कितना हमारा 1। देखिए यहाँ पर बी बाई ए भी हमारा कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा भी कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी बाई ए। लेकिन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास -3 है, बीटा कितना, बीटा हमारे पास 4 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का हमारे पास 12 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग सी बाई ए रखते हैं तो कितना आ जाएगा 12/1, मतलब ये भी कितना है, ये भी हमारा 12 बन रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर भी -7 है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, -7 आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमने जीरोस निकाल लिया और दोनों दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। बाकी और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जितना भी बेसिक चीज़ था हम लोग इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।